हाय हेलो फ्रेंड। ये जैसा कि मैं बता दूं, मेरा नाम रंजन शर्मा और मैं एक टीचर हूं जो 5-7 साल से मतलब कि ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं। और आज मैं पहली बार यूट्यूब पर आने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ और कुछ किसी प्रकार का अगर कोई समस्या होता है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमें हमारे बच्चों और हमारे बीच जो है ये मतलब छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। तो परेशानियां तो होगा ही, क्योंकि शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में परेशानियां होता ही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है C3 क्लासेस DH। तो आप इसको अगर सर्च करिएगा तो इस पर सबसे पहले आपको मेरे क्लास जो है इंस्टीट्यूट में कुछ प्रोग्राम हुआ था उसका वीडियो मिलेगा। उसके बाद आज चालू मैं क्लास करने वाला हूँ एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ वीडियो जो यहाँ पर वीडियो डाला जाएगा वो एक्चुअली सिर्फ मैथ का वीडियो डाला जाएगा। मैथ का वीडियो डाला जाएगा 10th से लेकर के कम्पिटिटिव लेवल का मैथ का वीडियो डाला जाएगा। 10th के बच्चों की परेशानी नहीं होगी, 12th के बच्चों की परेशानी नहीं होगी और कंपटीशन के बच्चों की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 10th के बच्चों के लिए मैं पार्ट बाई पार्ट डालूँगा, 12th के बच्चों के लिए पार्ट बाई पार्ट डालूँगा और कम्पिटिटिव वाले जो बच्चे उसके लिए पार्ट बाई पार्ट डालूँगा। तो मैं आज एक ऐसी चीज़ शुरुआत करने जा रहा हूँ जो तीनों क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो कैलकुलेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशन होता कि क्या है, कैलकुलेशन क्यों ज़रूरत पड़ता है। लोग कुछ पहाड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं, तो वहीं तक सीमित नहीं हो जाता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का बहुत बड़ा दायरा होता है। अगर लोग कैलकुलेशन को सही तरीके से जजमेंट नहीं कर पाएगा, सही से उसको यूज़ नहीं कर पाएगा और सही से अगर वो सीख नहीं पाएगा तो बच्चे में हमेशा परेशानियाँ होती रहती हैं। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा टाइम को क्या मैनेजमेंट करती है, टाइम को बचाती है। तो मैं आपको आज कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे इस वीडियो को बढ़ाऊंगा और पूरे के पूरे कैलकुलेशन आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो आइए हम लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं। और ये जो पहला वीडियो है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने ग्रुप में मेरे लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है कि आपका अपना स्पेशल ग्रुप होगा, लेकिन फिर भी भाई समझ करके इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइए और अपना प्यार मुझे इस माध्यम से जताइए। तो आइए मैं बता दूं कि एग्ज़ाम जो होता है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बच्चों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ों की ज़रूरत क्या होती है? पहला, बच्चों को कंसेप्ट लेवल पर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बच्चे कंसेप्ट लेवल पर अच्छा है तो वो बच्चे अपने आप में क्या कहा जाता है, अपने आप से अंदर से बहुत स्ट्रांग माना जाता है। यानी उसकी जो रीड है, यानी उसकी जो शरीर की रीड है, इस प्रकार से जो कंसेप्ट अगर उसका अच्छा होता है तो उसकी रीड तैयार हो जाती है। उसके बाद उस कंसेप्ट को सीखने के बाद उस कंसेप्ट को भुला ना पाए, उसके लिए उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं मानता हूँ कि कंसेप्ट बच्चों को सीख लेने पर क्वेश्चन तो बन जाती है, लेकिन कंसेप्ट सीखने के बाद भी क्या होता है कि उस बच्चे को स्पीड नहीं बन पाता है। तो बच्चे क्या करते हैं? प्रैक्टिस पर आते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए भी उसे एक चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रैक्टिस करेगा तो प्रैक्टिस करने के बाद भी उस प्रैक्टिस में स्पीड को बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक बच्चे के अच्छे कैलकुलेशन हो तो वो बेसिक आधार पर भी अपने मैथ को बहुत ही कम समय में सॉल्यूशन कर सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कंसेप्ट लोग जान लेते हैं बच्चे कि कंसेप्ट क्या होते हैं, कंसेप्ट सीख लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन स्पीड को गेन करने के लिए उसे क्या क्लियर करना पड़ेगा? कैलकुलेशन क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आज कैलकुलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। कैलकुलेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन जो होती है वो कुछ नहीं होती है। तो कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन जो है वो किसी भी प्रकार के कंसेप्ट और प्रैक्टिस वाले जो भी सेशन होते हैं, जैसे आप कल कंसेप्ट कर रहे हैं, क्लियर करने के बाद आपको फिर भी मतलब कि मैथ में अच्छे नंबर ना आ रहा है, आप बहुत चूक रहे हैं, 2 नंबर चलते हैं, 4 नंबर चलते हैं, आपका स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये सब को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन पर काम करना चाहिए। लेकिन ये भी कब? जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है तब।
तो मैं यही मानता हूँ कि आप सबको कंसेप्ट क्लियर है और मैं कैलकुलेशन पर आज काम कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग मिलकर के कैलकुलेशन पर काम करते हैं। मैं सबसे आपको पहले बता दूं कि अगर कोई संख्या है, सबसे पहले मैं आपको वर्ग निकालने के लिए सिखाऊंगा। वर्ग निकालना। वर्ग कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले मैं उस संख्या के बारे में बात करूंगा जिसके अंत में 5 हो। जैसे कि अगर कोई संख्या 5 है, तो 5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये संख्या कितनी आती है? 25 आती है। इसके अंतिम जो डिजिट है वो 5 है और उसके बाद जो इसके बाद वाले डिजिट है 2 है। इसी प्रकार से अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और जो एक वाली संख्या दहाई का अंक है, तो दहाई की संख्या अगर 1 है तो इस संख्या में हम 2 से गुना करेंगे। तो 1 में अगर 2 से गुना करेंगे मुझे क्या मिला? 2। इसी संख्या को लाकर बैठा देंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। अगर आगे देखा जाए तो अगर हम 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर तो सीधा सीधी 25 आप लिख दीजिएगा। लेकिन अब कितना है इसका दहाई का? 2। 2 से 1 बढ़ाइए, 2 से 1 बढ़ाने के बाद कितना आएगा? 3। 3 दूना कितना? 6। इस 6 को यहाँ लग बैठा दीजिए। इसी प्रकार से अगर हमको 35 का स्क्वायर निकालना है, हम उसी संख्या को ले रहे हैं जिसकी अंतिम संख्या यानी अंतिम डिजिट कितना है? 5 हो। हम 5 वाले पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जितने भी स्क्वायर है सभी पर काम करूंगा, सभी के बारे में बताऊंगा। तो आइए, अगर 35 करना है तो आपको पता है कि मैं अभी बताया कि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो मैं सीधा सीधी इसको 25 लिख दूंगा। उसके बाद कितना बचा? इसका दहाई अंक 3। इस 3 को 1 बढ़ा दूँ, 3 में 1 बढ़ाने पर वो संख्या कितना हो गया? 4। 4 थी 12, इस 12 को यहाँ पर लिख दो। अर्थात 35 का स्क्वायर कितना मिल गया आपको? 12 25। इसी प्रकार से अगर हम 45 के पास जाते हैं तो 45 के पास अगर जाते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और ये 4 है, इसका दहाई अंक 4 है। 4 में 1 बढ़ाइए, 4 में 1 बढ़ाने पर कितना होता है? 4 है, इसमें 1 बढ़ाने पर 5 होता है। आइए कितना मिल गया आपको? 5 20। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 20। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, वो कोई भी संख्या हो, लेकिन अगर उसके अंत में अगर 5 है तो उसको हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, पिछले मैं बताता हूँ 65 का। अगर 65 का स्क्वायर निकालना रहे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसकी दहाई अंक कितना है? 6 है। 6 में 1 बढ़ाओ 7, तो 6 को 7 में गुना करेंगे तो 6 को 7 गुना करने पर कितना मिलेगा? 6 में 7 से गुना करने पर क्या मिलेगा? 6 7 42। तो इस 42 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको कोई कहे कि 75 का निकालिए, फिर से वही लॉजिक, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 7 है, 1 बढ़ाइए 8, 7 8 56, यहाँ पर 56 लिख दीजिए। अगर कोई बोले आपको 85 का बताइए तो सिंपल सी बात है, 85 को 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 8 है, 1 बढ़ाइए 8 1 9, 8 9 कितना हो गया? 72 हो गया। तो 72 यहाँ लिख दीजिए। अगर आपको कोई कहे 95 का स्क्वायर निकालिए, लास्ट में कितनी संख्या है? लास्ट में कितनी डिजिट है? 5, यानी इकाई का 5 है, तो 5 को क्या करेंगे? 5 25 करेंगे। अब देखना क्या है इसमें देखना है कि 9 है, तो 9 हम 1 बढ़ाएंगे, तो 9 1 बढ़ाएंगे तब लोग बताइए कितना होगा? 10। 9 को 10 में गुना करें, 9 दहें के कितना रहेगा? 9 दहें के 90, यानी 95 कितना हो गया? 90 25। तो इस प्रकार से हम क्या सीखे कि अगर कोई संख्या है लेकिन उसके जो अंतिम वाले इकाई का अंक है, अगर वो इकाई का 5 5 5 5 5 होता है तो उस संख्या को हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अभी हम आपको बताएं स्क्वायर निकालने के वैसी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो। आपको मैं 1 से लेकर के 1000 के बीच जितने भी स्क्वायर है किसी भी संख्या का है सबको निकालने की सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं छोटी छोटी बेसिक बातें उसके बारे में बात कर लेती हूँ। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है
तो वो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वो एन स्क्वायर को फॉलो करेगा, अर्थात एन स्क्वायर, एन क्या है, एन कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो एन कोई नंबर है तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, एन स्क्वायर होना पड़ेगा। जैसे अगर कोई नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। कोई संख्या 6 है, 6 पे पावर 2, 36 यानी 36, 36 भी क्या है, तो एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 5 का स्क्वायर 25, 25 भी क्या, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो पूर्ण वर्ग। तो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए उसे एन स्क्वायर का रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो एन स्क्वायर को नहीं फॉलो कर रहा है तो परिपूर्ण यानी पूर्ण स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कोई संख्या परफेक्ट क्यूब कब होगा। किसी भी संख्या को परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसे n पर पावर 3 होने की जरूरत है। n पे पावर 3 होने का मतलब क्या है भैया, तो अगर कोई संख्या 2 है, अगर 2 पर पावर 3 करते हैं तो 2 के 3 बार गुना करें कितना आएगा, 2 के अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो ये आप बताएं कि ये संख्या 8 है। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि अगर 2 के क्यूब करते हैं, 2 के पावर 3 लगाते हैं तो 8 आता है। तो ये 8 क्या है, तो परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 पे पावर 3 लगाते हैं तो 27 आता है। ये 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अगर 4 पे पावर 3 लगाए तो आए 64, 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए उसे एन स्क्वायर फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वो एन स्क्वायर होगा। कोई भी संख्या परफेक्ट क्यूब होगा तभी होगा जब वो एन क्यूब होगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि वैसी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों के एलसीएम ले लेना है। तो एन स्क्वायर और एन क्यूब का अगर एलसीएम निकाला जाए, अगर आपसे एन स्क्वायर और एन क्यूब का एलसीएम निकाला जाए तो आप यही कहोगे कि एन पर पावर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा क्योंकि एन क्यूब और एन स्क्वायर का अगर गुना करते तो दोनों का अगर एन देखा जाए तो बेस हो गया। तो अगर बेस है तो उस तरह से गुना होगा पावर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालने में क्या होगा कि इसका गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसे एन पर पावर कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। जैसे अगर कोई संख्या 2 है, 2 पर पावर 6 है। अगर 2 पर पावर 6 है तो 2 पर पावर 6 का मतलब 64 हो गया। ये क्या 64 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 64 परफेक्ट क्यूब है? तो अब बोलोगे जी हाँ। तो वो कैसे, अगर 64 को देखा जाए तो 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64। अब 64 के ये भी देखा जाए तो 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64 भी होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 64 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। उसी प्रकार 3 पे पावर अगर 6 है तो 3 पे पावर 6 का मतलब 729। क्या 729 क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है? तो जी हाँ, अगर 729 को स्क्वायर के रूप में देखेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाता है। अगर इसको हम क्यूब के रूप में देखेंगे तो 9 का क्यूब हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि कुछ संख्या ऐसी होती है जो अगर कि ऐसी भी होती है जो परफेक्ट स्क्वायर भी होती है और परफेक्ट क्यूब भी होती है। तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होने के लिए साथ आपको बताएं कि 64 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। 729 ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसे एन स्क्वायर होना जरूरी है, परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसे एन पावर 3 होना जरूरी है, और परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होने के लिए उस पर 6 पावर होने की जरूरत है। 6 पावर होने की जरूरत है। होने 1 से लेकर के 1000 यानी 1 से 1000 के बीच, 1 से लेकर 1000 के बीच यानी 1 को भी छोड़ देना और 1000 को भी छोड़ देना। हम बात कर रहे हैं 2 से लेकर के 999 के बीच, 2 से लेकर 999 की संख्या। तो 1 से लेकर 1000 के बीच में अगर आपसे पूछे कितनी नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर 1000 के बीच में 1000 नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर 1000 के बीच में 1000 के बीच में 1000 नेचुरल नंबर है। लेकिन ये संख्या क्या बता रहा है, ये संख्या बता रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाने के बारे में बता रहा है। तो 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक जाएगा।
तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो उसकी अंतिम संख्या रहेगा उस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर जो आएगा वही उसका उतना ही संख्या आपको परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपको क्यू निकालना है तो उस संख्या को क्या कीजिए, क्यू निकाल लीजिए। क्यू निकालने के बाद जितना आता है उतना ही संख्या क्या है उसका क्यू होगा, 1 से लेकर 1000 के बीच में। अगर आपसे पूछे कि उसका क्यू भी होगा और स्क्वायर भी होगा तो उस पर 6 पावर लगा दी, यानी जो मेथड आपको यहाँ समझाए वही मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो अगर 1 से लेकर 1000 के बीच अगर नेचुरल नंबर है तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, तो हम सीधे 1000 के क्या निकाल लिए, स्क्वायर निकाल लिए। तो अप्रोक्सीमेट कितने आया, 31। अब 1000 का वर्गमूल निकालेगा तो 31 तो आएगा ही आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, कुछ और आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में अगर नेचुरल नंबर है तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, 31 होंगे। 31 संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। 31 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। अब अगर परफेक्ट क्यू का बात करें तो परफेक्ट क्यू में क्या करेंगे, इस 1000 को हम क्यू निकालेंगे। तो 1 से लेकर 1000 के बीच जो नेचुरल संख्या, इस नेचुरल संख्या में 10 ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। और 31 ऐसी संख्या, 31 ऐसे मतलब कि 1 से लेकर 1000 के बीच में 31 ऐसी मतलब 31 बार जो संख्या आएगा वो 31 संख्या ऐसी होगी जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। तो इसी प्रकार से आपको 31 संख्या 1 से लेकर 1000 के बीच जाओगे तो 31 संख्या ऐसे मिलेगी जो पूर्ण रूप से क्या होगी, वर्गमूल होगी। और 10 संख्या ऐसे मिलेगी जो पूर्ण रूप से घनमूल होगी। और 3.6 अप्रोक्सीमेट 3 संख्या ऐसी होगी जो क्या होगी, स्क्वायर भी होगी और घनमूल भी होगी। तो मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताएं। और बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने के बाद मैं आज ही छोड़ूंगा, लेकिन कल से मैं कंटिन्यू रखूंगा। आज मेरा स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग में क्या क्या छोटी छोटी बात आपको समझाएं। थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा और सीख लीजिए। अगर 1 से लेकर 100 तक अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसको थोड़ा सा सिंपल समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 50 है, 50 का यदि 51 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब क्या करो, तीनों संख्या गुना करो, 5 एकम 5 है, 5 9 10, 10 के 0 हो गया, बाकी में 1 हो गया। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25 है, कितना 26, 26 0 किसका क्या हो गया, स्क्वायर। जैसे अगर कोई बोल दे कि आपको 38 का निकालिए स्क्वायर, तो मैं 1 से लेकर के 99 तक के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ। फिर मैं आपको 1000 तक बताऊंगा, सब बताऊंगा, सारा डिटेल से बताऊंगा, टेंशन न लेने का। सारे के सारे मैं कंसेप्ट कैलकुलेशन आपको सिखा कर जाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। बस आपको सिर्फ ध्यान देना और सीखना है। विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं। इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक 8 है। 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 का क्या होगा, 64 के 4 से 6 रह गया, सब गुना करो, 8 ती आई 24, 24 दूना 48, 48 में 6 जोड़ दीजिए। तो 48 में 6 जोड़ने से 54 का क्या हो गया 4, बाकी 8 में आपको क्या रहा 5। 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 कितना हो गया, 9 5 क्या हो गया, तो 13, 9 5 कितना हो गया 14, तो आपको क्या हो गया 14, यानी 14 44। अगर कोई बोल दे कि बताइए हमको आप 42 के बताइए, तो फिर से वही लॉजिक, ये जो काम करेगा सिर्फ 99 तक ही काम करेगा, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नियम बताऊंगा कि 1 से लेकर के आप 1000 तक उस नियम से, उस रूल से आप पूरे के पूरा स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2 के स्क्वायर कीजिए 4, सबकी गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 के 6 बाकी में 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, योग्य 17 64। अगर आपको कोई बोल दे कि 45 का निकालो, तो 45 में बताए थे, 45 तो आपको बताए थे, जिसके लास्ट में आपको 5 हो तो आपका सांस निकाल सकते हैं। चलो अगर आपको कोई कह दे कि चलिए भाई ये बताइए, आप ऐसा कर दीजिए कि आप 61 का बता दीजिए, चलिए आप 61 का बताइए, क्या करेगा सबसे पहले, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो ऐसा भी नहीं है कि 1 का स्क्वायर मतलब कि 0 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 को 2 बार गुना करने पर 1 ही होता है, 1 को आप 1000 बार भी गुना करो 1 ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन मत रहिएगा कि 1 का स्क्वायर कर 1, कभी कोई 1 बोल दे 1 का स्क्वायर 2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर कभी होगा तो 1 ही होगा। अब तीनों संख्या गुना कीजिए, 6 कम 6 और 6 दूना 12 का 2, बाकी में ये करा, 6 का स्क्वायर 36 और 1 जोड़ दो 37,
तो मुझे पता है कि आपको 1 से लेकर के अब 99 तक के जो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल आप चुटकी में निकाल सकते हैं। जैसे आपको तुरंत बोल दें कि पता भाई ये 64 के बता दें मुझे, तो 64 के आप क्या कहिएगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इकाई अंक, इकाई अंक क्या कीजिएगा? स्क्वायर कीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 का आप क्या लिखिएगा? 6 लिखिएगा। कितना आपके पास रहा? 1। सब गुना करो, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, एक आपके पास था। 48 से कितना हो गया? 49। 49 का नाम आप में कितना रहा? 4। अब दहाई अंक कितना? 6। 6 का स्क्वायर 36। 36 से पैसा कितना रहा आपके पास? चलिए बताइए। 36 कितना रहा आपके पास? 4 का स्क्वायर 16 किए थे, 1 रहा है आपको। 6 चौके 24, 24 में कितना होगा? 48। 48 से 49 के 4 लिखे, आपके पास 4 रहा। 36 से 4 कितना हो गया? 36 से 4 40 हो गया, यानी 64 में कितना हो गया? 40। तो मुझे विश्वास है कि आप 1 से लेकर के 99 तक के पूर्ण स्क्वायर जो है आप निकाल सकते हैं। तो आपको होमवर्क रहा कि आप 1 से लेकर 99 तक प्रैक्टिस कीजिएगा और वर्ग निकालिएगा। और मैं आज यही छोड़ूंगा और कल से मैं रेगुलर वीडियो आपको दूंगा। और सबसे पहले मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, कल से कैलकुलेशन को बहुत आगे तक ले जाऊँगा और उस लेवल तक ले जाऊँगा जिससे आपको भी लगेगा कि नहीं, कैलकुलेशन बंदे में ऐसा जान है कि कैलकुलेशन में इतना जान है कि कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन पढ़ने से मैथ में कुछ ना कुछ मतलब कि अपने स्पीड को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें आपको डिजिट सम पढ़ाएंगे, यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, है ना, उसके बाद आपको लास्ट डिजिट पढ़ाएंगे, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाएंगे, बहुत सारे इसमें आते हैं कैलकुलेशन, सबका सम पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू और गुड नाइट सभी को। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, आगे तक बढ़ाइए, जिससे कि मुझे भी हौसला मिले और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपको